कम नहीं था। छांगुर बाबा के खिलाफ 100 करोड़ के लेन देन और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगे और धर्मांतरण रैकेट के चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। वाली के उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में एक्शन और एक्शन के दौरान ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरा रहन सहन का जो पूरा एरिया था वहां से बहुत सारी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है और वहां पर पुलिस पहुंची, एसटीएफ पहुंचा और मौके से बहुत सारी चीजें बरामद हुई। शरीक हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे शरीक से। शरीफ, अभी तक का जो पूरा ये जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, लगातार चल रहा है और क्या क्या चीजें पता चल पाई है? बताया जा रहा है कि बहुत सारी पावर बूस्टर दवाएं और ना जाने ऐसी बहुत सारी चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। क्या अपडेट रहा इस पूरे मामले में? जी अभी बाबा के कमरे में कुछ दवाइयां मिली है जिसको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको उस दवाइयों की जांच जो है शुरू कर दी कि आखिर ये दवाइयां किस चीज के लिए है, किस इस्तेमाल के लिए जो है इसको रखी गई थी दवाइयां। ये आप देखिए सीधी तस्वीरें धर्मांतरण के जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे थे और अब यहां पर छांगुर बाबा पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। शरीफ हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। एक बड़ी कार्रवाई है, बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के हिसाब से, जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की कीमत वसूली जाती थी, विदेशों से फंडिंग होती थी और जिस तरीके से आलिशान जिंदगी ये जीता था, बहुत लग्जरी लाइफ जीता था। जी बाबा की जो लाइफ थी वो बड़ी लग्जरी लाइफ थी। यहाँ पर उसने अपना जो है अलग एक जो ये बिल्डिंग बनी हुई है जिससे कार्रवाई प्रशासन की हो रही है वो तो है ही, उसके साथ साथ बाबा की ये जो अलग है एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बाबा रहा करता था। बाबा के कई ठिकाने बताए जा रहे हैं जिसमें जो है महाराष्ट्र में अलग था और पुणे में अलग था। ऐसे कई ठिकाने बाबा के बताए जा रहे हैं कि जहाँ पे बाबा अपने ऐसो इजरत का सामान रख कर और ऐसे जगहों पर जो है बाबा रहा करता था। यहाँ पर अगर बात कर ले तो बाबा ने घोड़े रखे थे, कुत्ते रखे थे, अच्छे नस्लों के घोड़े रखे थे, घोड़े रखे थे। बाबा काफी शौकीन जो है घोड़े और कुत्तों का भी था, जो जिसको जब इस पे जब कार्रवाई हुई है तब उस समय जो है घोड़ों को और कुत्तों को यहाँ से निकाला गया है। जी जो आप अपना इस वक्त जरा तस्वीरों को दिखाने की कोशिश भी कीजिएगा, कैमरा पैन करने के जरिए उसको दिखाने की कोशिश करिएगा कि कैसे वहां पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है और जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही बाबा छांगुर बाबा की जो बिल्डिंग है और नीतू और छांगुर बाबा की बिल्डिंग बताई जा रही है। यहाँ पर ये तमाम जेसीबीयां आपको दिखाई पड़ रही है कि ये जेसीबी के कार्रवाई तमाम हो रही है और अभी लगातार जो है बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो प्रशासन है वो लगातार करता जा रहा है। और ये अभी कल भी इस पे कार्रवाई हुई थी, कल सुबह से जब से कार्रवाई शुरू है लगातार कार्रवाई जो है जारी है। आज जो लगातार दूसरे दिन भी जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी ये आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या स्थिति इस जो बाबा की जो बिल्डिंग थी उसकी क्या स्थिति जो है हुई है, अभी ये आपके सामने दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ब्रेन वॉश ये कैसे करता था, एजेंट्स के साथ किस तरीके से खेल करता था और बताया जाता है कि ये लगभग 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर सकता था। मतलब विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि मामूली नग बेचने वाला व्यक्ति कुछ ही सालों में मतलब इतना लग्जूरियस लाइफ अगर वो जी रहा है और इतना बड़ा अंपायर उसने क्रिएट कर लिया, खड़ा कर लिया, ये अपने आप में इस पर विश्वास नहीं होता। उसमें बताया ये जा रहा है कि जो नीतू जब इनके बाबा के संपर्क में आई तो नीतू का कारोबार, नीतू और नवीन का कारोबार अच्छा खासा कारोबार बताया जा रहा है कि दुबई में इनका कारोबार था। तो नीतू और नवीन की जो संपत्ति थी
वो नीतू और नवीन बाबा को अपना जो है गुरु मानने लगे, इसलिए जो उन्होंने अपनी संपत्ति को जो है बाबा पर समर्पित कर दिया और बाबा वो अपने फितरत और सारी चीजों के लिए वो बाबा उनकी जो संपत्ति थी वो इस्तेमाल करने लगा। ऐसे में जो है करीब 100 करोड़ रुपए का और 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है, जिसमें जो है एटीएस ने 100 करोड़ का मामला बताया, उससे भी जांच एटीएस कर रही है। अब देखने वाली बात है कि जो 100 करोड़ रुपए का मामला आया है उसके जांच के दायरे में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो ऐसे में कितने लोग और इस दायरे में बताइए शरीफ, जो धर्मांतरण जैसा बड़ा और गंभीर एंगल इस मामले से जुड़ गया है, अब जाति धर्मांतरण जो लगातार लड़कियों के साथ करवाया जाता था, जो अगली जाति की लड़कियां होती थी 15 से 16 लाख उनकी कीमत होती थी, जो पिछड़ी जाति की लड़कियां होती थी 10 से 12, उसको लेकर और क्या अपडेट सामने आए हैं? अब तक कितनी लड़कियों का धर्मांतरण ये व्यक्ति करवा चुका है, इसको लेकर क्या अपडेट है? और मैं यहाँ को आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अभी धर्मांतरण का जो मामला है वो जो लखनऊ में जो घर वापसी कराई गई है, वहीं पर जो है जो घर वापसी कराई गई है वहीं का मामला सामने आया। अभी जो पीड़ित पक्ष है या कोई जो धर्मांतरण का मामला बता रहे हैं कि जो धर्मांतरण का शिकार हुए हैं बलरामपुर जनपद में, ऐसा कोई व्यक्ति और ऐसे कोई लोग मिले नहीं है कि जिनको जो बाइट देते और मीडिया के सामने आ सके कि वो ये बता सके कि मेरा धर्मांतरण बाबा के द्वारा या और किसी के द्वारा कराया गया है। हालांकि तहरीरें इसमें बहुत शुरुआत से पड़ी थी, कई तहरीरें पड़ी थी, लेकिन उन लोगों की भी तलाश अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग लगातार उन लोगों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं संपर्क में, जो 2-4 लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया था, शिकायतें की थी, वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं संपर्क में नहीं है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद शरीफ जानकारी देने के लिए। तो बड़ा एक्शन, घुटने के दर्द की मालिश वगैरह और कुछ टैबलेट्स वगैरह मिले हैं, उनको भी हम डॉक्टरों से चेक करा लेते हैं किस चीज से संबंधित दवाएं, उसके बाद ही हम लोग कुछ अपडेट दे पाएंगे। यूपी सरकार एटीएस एसटीएफ ने प्रदेश में सबसे बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा कर लिया है, जिसके तहत बाकायदा लड़कियों के रेट मुकर्रर होते थे। देखा जाता था कि लड़की की जाति किस जाति से है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ था। 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा कारोबार था। लेकिन जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। धर्मांतरण रैकेट का सबसे बड़ा खुलासा, एटीएस एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई और लड़कियों के लिए रेट तय होते थे, जातियां देखकर तय होता था टारगेट, और विदेशों तक ये जो पूरा नेटवर्क था वो फैले होने की बात सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी का बलरामपुर सुर्खियों में है। हुआ ये कि यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की 40 कमरों वाली आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। अब पूरी खबर को समझिए। पिछले दिनों छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद एटीएस ने दावा किया था कि छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। आरोप है कि सालों से छांगुर बाबा धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और हवाला जैसे काले कायनामों के गंदे खेल में शामिल था। छांगुर नाम का एक व्यक्ति अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता है और इलीगल कन्वर्जन्स के लिए काफ़ी पैसा प्राप्त कर रहे हैं और पैसे के माध्यम से कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं। गहन जांच से ये जानकारी हुई कि कुछ युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर इनके एजेंट्स द्वारा कन्वर्जन कराया गया। ये भी जानकारी हुई कि इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी की हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग अमाउंट्स मिलते हैं। इसके अलावा माइनर लड़कियों का भी, नाबालिग लड़कियों का भी इस गैंग द्वारा धर्मांतरण कराया गया है। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश एटीएस और स्थानीय पुलिस ने बलरामपुर जिले से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था।
गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का गंदा खेल सालों से खेला जा रहा है। इसके पीछे बाकायदा विदेशों से फंडिंग होती थी। छांगुर बाबा का नाम कैसे सामने आया? आपके मन में सवाल होंगे कि वास्तव में छांगुर बाबा तक पुलिस पहुंची कैसे? तो बता दें, बलरामपुर समेत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हिंदू संगठनों के प्रयास से 2 दिन पहले कुछ लोगों ने घर वापसी की। इसके बाद एसटीएफ ने बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी कर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उसने सनसनी फैला दी। पता चला कि यहाँ जातियों के आधार पर लड़कियों के रेट तय थे। यदि कोई लड़की ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय समाज से होती थी तो 15 से 16 लाख रुपए उसे धर्म बदलने के लिए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था, जबकि अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। छांगुर बाबा के बारे में कुछ और जानिए। कि हमारी सिख बहन बेटियों को 15 से 20 लाख रुपया देके उनका धर्मांतरण कराया जाना, उनके धर्मांतरण के लिए 15-20 लाख रुपया दिया जाना, इसी प्रकार ब्राह्मण बच्चियों के साथ और क्षत्रिय बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना जो सामने आई है वास्तव में निंदनीय कृत्य है। छांगुर बाबा और इस प्रकार के जितने शख्स इसमें सम्मिलित हों, ऐसे समस्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए फांसी तक की सजा इनको दी जाए। साधारण से दिखने वाले छांगुर बाबा के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है और वो बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। 2010 में बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचता था। 2010 के बाद बाबा, उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति जुटाई। छांगुर के गिरोह ने 15 सालों में इस्लामिक देशों की लगभग 40 यात्राएं की। 40 से ज्यादा बैंक खातों में करीब 100 करोड़ रुपए हवाला से मंगवाए। धर्मांतरण से अकूत संपत्ति का मालिक बना छांगुर बाबा। छांगुर ने यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। छांगुर ने 2 साल पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बनाया। उतरौला में कपड़े का शोरूम भी खोल लिया था। कैसे फूटा छांगुर बाबा का भांडा? छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजरे तैयबा नाम के किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था। छांगुर बाबा का गिरोह विशेष रूप से उच्च जाति की हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाता था। कुछ दिनों पहले लखनऊ की गुंजा गुप्ता का मामला सामने आया था, जिसे छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अबू अंसारी ने अपना नाम अमित रखकर प्रेम जाल में फंसाया। बाद में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब हिंदू संगठनों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने उसकी घर वापसी की तो छांगुर बाबा का भांडा फूट गया। बलरामपुर में फैला था छांगुर बाबा का साम्राज्य। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए झांसे में लेता था। लेकिन इन सब के बाद भी कोई आदमी मना करता तो उसे फर्जी केस में फंसाकर पुलिस और कोर्ट के जरिए प्रताड़ित करवाया जाता था। बलरामपुर में पुलिस और कोर्ट में उसकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता था। लेकिन कहावत है, कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, उसकी पाप कथा का अंत जरूर होता है। सो छांगुर बाबा की पाप कथा का अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते आगे दूसरी खबर की तरफ। लखनऊ में मंत्री नंद गुप्ता नंदी का दूसरा लेटर बम फिर से सामने आया। आपको बता दें कि स्मार्टफोन की जगह इस बार उन्होंने टैबलेट की खरीद पर सवाल उठा दिए, जिसमें 25 लाख रुपए के फोन छात्रों को दिए जाने का फैसला हुआ था। लेकिन 5 महीने के बाद टैबलेट खरीद प्रस्ताव रखा गया। वित्त वर्ष के अंत में बदलाव से 3100 करोड़ का बजट लैप्स हुआ है। ये बात खुद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कही है। अपने सरकार की अफसरशाही पर सवाल उठा दिए। लीडा के मास्टर प्लान में भी बदलाव पर गंभीर सवाल उन्होंने उठा दिए। नंद गोपाल नंदी के बाद आज एक और दूसरी बार एक मंत्री ने भी ऐसा बयान दिया है। तो देखिए जिस तरीके से जो सवाल उठे हैं प्रशासन पर और साथ ही साथ जिस तरीके की चीजें सामने आई, ये पहला मौका नहीं है, दूसरी बार सवाल उठाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। सब्सिडी पर भी सवाल उठाए नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने।
25 लाख कौन छात्रों को नहीं दिए गए, ये उन्होंने कहा। देखिए, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और पूरे देश और दुनिया में इसको लेकर इन्वेस्टर समिट कराई गई और कहा गया कि यहाँ पर दुनिया के उद्योगपति आए और निवेश करें। लेकिन औद्योगिक विकास विभाग में जितना निवेश आता है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। मंत्री अपने विभाग में अफसरों के खिलाफ पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री के लिए कि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे फाइलें नहीं दी जाती हैं, अधिकारी मनमानी करते हैं। और उन्होंने बिंदुवार अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उनकी सरकार में जो टैबलेट बांटे गए हैं, इससे पहले स्मार्टफोन खरीदने के लिए कुंभ मेले में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो अप्रूवल हुआ था, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया और उसकी जगह पर टैबलेट खरीदा जा रहा है और बांटा जा रहा है। ये कैबिनेट के नियम का उल्लंघन है। और इसी तरह से उन्होंने एक फैक्ट्री है फूजी सिल्वर टेक, जिसको FDI नीति के तहत जो है लाभ दिया गया था और उसने कहा था कि वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, लेकिन उसने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जमीन ले ली, सब्सिडी ले ली और 15 करोड़ के रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये सब चीजें मंत्री अपने विभाग में अफसरों की कारस्तानी पर पत्र लिख रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ये विभाग भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, यूपी सीडा, लीडा, जितनी अथॉरिटियां हैं औद्योगिक विकास की, इसमें बहुत अधिक जमीनों का खेल होता है, करोड़ों अरबों का वारा न्यारा होता है। और ये लड़ाई इसी तरह की है। नंद गोपाल नंदी जो मंत्री हैं, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई बार आरोप लगे। और ये जिन संरक्षण देते हैं बहुत सारे अधिकारियों को, नोएडा अथॉरिटी से लेके लखनऊ तक, तो ये लड़ाई एक कहा जाए तो वर्चस्व की है जो विभाग में अफसरों और मंत्री के बीच चल रही है। और इतना बड़ा महकमा है तो स्वाभाविक है कि सरकार इस बात पर चुप नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कई बार इसकी समीक्षा हुई है और इसमें कई सारी कमियां पकड़ी गई हैं। तो ये मामला ऐसा उलझा हुआ है कि बीजेपी की सरकार इसका हल नहीं कर पा रही है। देखिए, जब पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की होती हैं तो फैसले उसमें प्रदेश के बजाय केंद्र से होते हैं और यही वजह है कि मंत्री और अफसर दोनों के बीच द्वंद्व दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की गुंजाइश जो सरकार कहती है वो कहीं किसी स्तर पर दिख नहीं रही है। लड़ाई इसमें है, ये है कि उन्होंने ये गड़बड़ कर दी और इन्होंने ये गड़बड़ कर दी। मुख्य लड़ाई इसी बात की है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो मंत्री ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, नंद गोपाल नंदी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ बताया है इस पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आप ही के विभाग के मतलब आप ही की सरकार में वो भी मंत्री हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और कहा है कि अफसरशाही सुन नहीं रहे हैं। 2 साल से ज्यादा फाइलों को गायब कर दिया जा रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन की जगह टैबलेट का वितरण करने की बात आई। आपको लग रहा है कि अफसरशाही जो हावी है, आप भी इससे पीड़ित हैं? अब हम तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मछुआ कल्याण कोष योगी जी इतनी महत्वपूर्ण योजना दी है। एक यहाँ थी पहले अधिकारी थी, नाम लेना ठीक नहीं है, पूरे साल भर फाइल घुमाती रही। लास्ट में जब 3 दिन रह गया, 24 घंटे रह गया, तब उन्होंने पैसा रिलीज किया। वो भी वित्त मंत्री मुख्यमंत्री से कहता तो 24 घंटे पैसा कैसे खर्च होगा, पैसा वापस आ गया। तो इसी तरीके से जो है कुछ अधिकारी हैं 5 दिन पहले पैसा वापस कर देते, तो मतलब वो सरकार की छवि खराब है। भाई बजट बन गया तो समय हर 3-3 महीने पर समीक्षा हो और 3 महीने पर खर्च कितना हो रहा है। इन्हें रहा कि मार्च के अंतिम दिन जब 5 दिन रह जाता बजट का। विभाग में भी कुछ अधिकारी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? अब तो सही हो गए, अब तो हमको लगता है सही काम हो रहा, वो रिटायर्ड हो गए अब उनके काम। तो ऐसे ही 2-4 अधिकारी जरूर है, ज्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, अच्छा जा रहा है। लेकिन 1-2 जो है उन्हें चिन्हित करना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और अगली खबर आपको मिर्जापुर से बताते हैं, जहां पर विंध्याचल धाम के गर्भगृह में मारपीट का एक वीडियो सामने आया। मुख्य श्रृंगारिया के बेटे को गर्भगृह में पीटा गया है। शिवजी महाराज के बेटे को पंडितों ने पीटा। आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है, ऐसा बताया जा रहा है। मारपीट में 2 आरोपी पंडितों को जेल भेजा जा चुका है। ये पूरा वाकया आप देखिए मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम का है
और आरोपियों के ऊपर बताया जा रहा है कि पहले से ही मामले दर्ज है। आप सोचिए कि गर्भगृह जैसी इतनी पवित्र जगह, वहां पर इस तरीके की ये तस्वीरें आना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विंध्याचल धाम का अभी आपको याद होगा कि 5 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर पंडा समाज के लोग आपस में भिड़ गए थे। और आप सोचिए कि कोई नई चीज नहीं है, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर पहले ही सवाल उठते रहते हैं। और 5 जुलाई के बाद 9 जुलाई का वीडियो आपके सामने, 9 जुलाई का वीडियो और 5 जुलाई का वीडियो, और आप देखिए और समझिए कि आखिरकार वहां पर चढ़ावे को लेकर किस तरह के सवाल उठते रहते हैं। और उसी को लेकर इस तरह की जो चीजें हैं वो आए दिन देखने को मिलती है। 2 तस्वीरें हैं, 9 जुलाई आज का वीडियो और इसी के साथ साथ 5 जुलाई का वीडियो आपके सामने है। पवित्र गर्भगृह जैसी जगह को भी देखिए इस तरह के लोग पूरी तरीके से अपवित्र कर देते हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं देश और प्रदेश के लोग, और लेकिन अगर इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। बताया जा रहा है कि गर्भगृह में ये बातचीत हुई, 5 जुलाई को भी कुछ इसी तरीके का वीडियो सामने आया था, जहां पर मां का मंदिर है, जहां पर पूजा अर्चना होती है, उस पवित्र जगह में आप सोचिए कि मारपीट होती नजर आई। अक्सर चढ़ावे और रख रखाव को लेकर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। प्रयागराज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कल से लापता 4 मासूम बच्चों के शव मिल चुके हैं। तालाब किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। कल शाम से ही चारों बच्चे अपने घर से लापता थे और आज गांव के पास से तालाब से इन बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। परिजन बच्चों की हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मेजा थाना क्षेत्र के बदोली गांव की घटना है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों को इस बात पर विश्वास नहीं है कि बच्चों के साथ कोई हादसा हुआ। 4 मासूम बच्चों के शव जैसे ही उनके परिवार में पहुंचे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। जितने भी साथी है उनकी तरफ से जबरदस्त और निडर ओपोजिशन कोई रहा और जो जवाब देता था वो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। आज उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन के दिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और जितने भी साथी है उनकी तरफ से। वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और हम लोगों को इसी तरीके से आशीर्वाद भी दें और राजनीति की ऊंचाइयों तक भी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी पहुंचे। ऐसी हमारी इनके साथ सभी की शुभकामनाएं। और दूसरा, मैं जब तक इनको प्रधानमंत्री नहीं बना लूंगा तब तक मरूंगा नहीं। नहीं, बहुत सम्मानित हैं और बहुत आज इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं के संपर्क से बहुत सारे साथी जिनका नाम अभी लिया गया है पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी आंदोलन में आप लग करके हमारे साथ मदद करेंगे। आने वाले समय में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें हमारा पूरा ईमानदारी से आप लोग सहयोग करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको हमेशा राजनीतिक सम्मान हम लोग देते रहेंगे। वहीं दूसरा, हमारे साथ राजा यादव, उसके साथ साथ जो उनका नाम जुड़ गया है, किसी जमाने में वो टार्जन फिल्म आई थी, फिल्म भूल से गए थे लोग, लेकिन इधर रील सोशल मीडिया के जमाने में राजा यादव ने और बिहार के टार्जन ने दोबारा वो याद दिला दी कि कोई फिल्म टार्जन भी बनी थी हिंदी में और अंग्रेजी में भी। और जो रफ्तार है उनकी, जो रफ्तार है, जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करते हैं, जो रफ्तार उनकी है, उसको देख करके, उससे भी इंस्पायर होकर के बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे इन्हीं की तरह, टार्जन की तरह लगातार रील्स डाल रहे हैं लोग। हमें इनको बधाई देने के लिए बुलाया है इन्हें
इनका सम्मान करने के लिए बुलाया है। और कुशीनगर से अगली खबर है। आवारा कुत्तों ने एक मासूम को एक बार फिर से अपना निशाना बना लिया। 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। आवाज सुनकर एक महिला ने बच्चे की जान बचाई। कुत्तों के नोचने से बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। उपचार के बाद बच्चे की हालत में कुछ सुधार हुआ है। वाकया है कसिया कोतवाली क्षेत्र का। 5 साल के एक बच्चे पर कुत्तों ने जमकर हमला बोला। इसमें बच्चे को काफी चोटें आई। बच्चे को लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। अब बच्चे की स्थिति में काफी इंप्रूवमेंट बताया जा रहा है। अब इसको नगर पालिका की अनदेखी कहे या जिस तरीके से कुत्तों के हमले से आए दिन लोग परेशान हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। कई बार बुजुर्ग इसका शिकार बनते तो कई बार मासूम बच्चे निशाना बनते और कई घटनाएं तो ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों की जानें तक चली गई। ताजा मामला कुशीनगर का है। कुत्तों ने एक मासूम बच्चे को अपना निशाना बनाया और देखिए राम से कुछ मीटर तक घसीटता हुआ ये कुत्ता बच्चे को आगे तक घसीटता हुआ ले गया। आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पुलिस पर घेरा दिया गया है। एटा में धरने के ऐलान पर सक्रिय हुई वहां पे पुलिस। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का पूरा मामला था। प्रतिमा खंडित किए जाने में होना था धरना प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे एटा जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, जिसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हुए। गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी का मामला सामने आया। नारेबाजी के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मुख्य अभियुक्त शेरू ने लगाए थे आपत्तिजनक नारे। पुलिस ने शेरू, शाहिल और अमन को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक माफी मांगते नजर आए। विरोध के बाद 3 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। गीडा थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव का ये मामला है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। भड़काऊ नारेबाजी से जुड़ा मामला था। तो पुलिस के सामने तीनों जो आरोपी हैं जिन पर आरोप लगे थे वो माफी मांगते नजर आए। ललितपुर से अगली खबर है। प्रेमिका के परिजनों से परेशान छात्र ने आत्महत्या कर ली। परेशान होकर बीकॉम के छात्र ने जहर खाकर जान दे दी। 2 पेज के नोट में सुसाइड करने की वजह भी लिखी है और लिखा है कि मम्मी पापा माफ कर देना, मैं अब जिंदा नहीं रह पा रहा हूँ। सुसाइड नोट में बात लिखी गई। बताया जा रहा है कि घर में बंधक बनाकर पीटे जाने से काफी आहत था युवक। प्रेमिका के पिता, मौसा सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले का पूरा मामला है। एक सुसाइड नोट भी इस लड़के ने छोड़ा है जिसमें लिखा है कि मैं अब जिंदा नहीं रह पा रहा हूँ। घर में बंधक बनाए जाने का जिक्र किया गया। इसके द्वारा पीटे जाने की भी बात निकलकर सामने आई है। प्रेमिका के परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर एक बीकॉम के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर में जो सोजल दोहरी नाम का बीकॉम का छात्र था, वह अपनी मोहल्ले के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग करता था। प्रेम की जानकारी उनके परिजनों को हुई तो उन्होंने उस छात्र को बंधक बनाकर बड़ी बेरहमी से मारपीट की। मारपीट की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर जो छात्र था उसने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखकर जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है। तो वहीं सुसाइड नोट के आधार एवं पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रेमिका और उसके पिता सहित 4 लोगों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। बढ़ते आगे, बागपत में बहन की हत्या में फरार चल रहा आरोपी भाई गिरफ्तार हो चुका है। माता पिता समेत 3 आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। प्रेमी अंकित से शादी की जिद करने पर अड़ी हुई थी शिवानी। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र की लहरी गांव में हत्या हुई थी। माता पिता समेत 3 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के लहरी गांव में ये वारदात घटित हुई थी। शादी की जिद करने पर अड़ी हुई थी शिवानी नाम की लड़की। बहन की हत्या करने के मामले में फरार चल रहा आरोपी भाई, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में माता पिता और 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। प्रेमी अंकित से शादी की जिद करने की बात कह रही थी शिवानी और अपनी बहन की हत्या कर दी गई थी भाई के द्वारा। भाई इस मामले में फरार चल रहा था। भाई की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है।
आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध निर्माण की शिकायत करना एक युवक और उसके परिवार को इतना महंगा पड़ गया कि शिकायतकर्ता पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि अवैध निर्माण जस का तस है। अब पीड़ित परिवार पुलिस पर उत्पीड़न और वसूली के गंभीर आरोप लगा रहा है। कानपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की सियासत गर्मा गई। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने आज बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चार्ज ले लिया है। ये वही अधिकारी हैं जिनका कुछ समय पहले जिलाधिकारी से विवाद हुआ, जिसके बाद उनका तबादला हुआ, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनके तबादले पर रोक लगा दी है और इसी के साथ उन्होंने अपनी वापसी की है। सपा का आज होने वाला धरना स्थगित कर दिया गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन, जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी हाउस अरेस्ट किए गए। कांवड़ यात्रा की वजह से धरना देने की परमिशन नहीं मिली। सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। बुद्ध की प्रतिमा 3 बार टूटने को लेकर धरना दिया जाना था। सपा की तरफ से सांसद रामजीलाल सुमन की अगुवाई में उनके नेतृत्व में प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन फिलहाल अपडेट इसमें यह है कि कांवड़ यात्रा की वजह से उनके प्रदर्शन को, उनके धरने को परमिशन नहीं दी गई है। बुद्ध की प्रतिमा 3 बार टूटने को लेकर यह प्रदर्शन किया जाना था और रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में प्रदर्शन होने जा रहा था। फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया है आगे के लिए। आज ये होने जा रहा था। सांसद रामजीलाल सुमन की अगुवाई और इसमें जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर परमिशन नहीं मिली धरना देने की। कई कार्यकर्ताओं को फिलहाल बताया जा रहा है कि इस मामले में हाउस अरेस्ट भी किया गया है। और कई कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर धरना देने की परमिशन नहीं दी गई। अंबेडकर जी की प्रतिमा 3 बार टूटने को लेकर सपा के कार्यकर्ता, सपा के नेता इसमें आज धरना देने जा रहे थे, लेकिन धरना देने से पहले इनको रोक लिया गया। इसमें कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और जबकि सुमन, रामजीलाल सुमन जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कांवड़ यात्रा की वजह से परमिशन नहीं मिली। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एटा में होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित हो गया है। आपको बता दें, रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ता और नेता एटा में विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दें, एटा में महाराजा थाना क्षेत्र के एक गाँव में बुद्ध की प्रतिमा 3 बार तोड़ने को लेकर रामजीलाल सुमन का कहना था आखिर आरोपी हैं, उन पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। बार बार मूर्ति को रिपेयर करा दिया गया, जिसको लेकर वो आज धरना प्रदर्शन करने वाले थे। पुलिस के अनुसार यह भी माना जा रहा है कि आगामी त्योहारों और कांवड़ यात्रा को देखते हुए धरना प्रदर्शन जो है शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर घर पर ही नजरबंद रखा गया है। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, छत्तीसगढ़। और अगली खबर है, गोरखपुर से सहजनवा पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर वो पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री ने पीपल का पौधा लगाया, महिलाओं को सहजन का पौधा भी दिया। मंत्री के साथ सांसद रवि किशन मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री पहुंचे थे स्वतंत्र देव सिंह। 5 लाख हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण पहले से बढ़ा है। आज के 24 की स्थिति में है कि 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण पहले से ज्यादा 10% के हिसाब से, और अच्छा उत्तर देश में भी दूसरे नंबर पर हमारा राज्य इस समय वृक्षारोपण में। और वृक्षारोपण इसलिए महत्वपूर्ण है कि धरती की भी रक्षा करती है वृक्षारोपण, और मनुष्य को भी ऑक्सीजन देने का काम होती है। यदि हरित पूरा राज्य हो जाएगा और धरती माँ पर और एक तरह का चादर जैसा हरियाली हो जाएगा तो आनंद ही आनंद है।
अगली खबर हापुड़ से सब्जी से लदी पिकअप हाईवे पर पलट गई। पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग इसमें घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल लाया गया है। बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 की घटना है। सब्जी से लदी पिकअप हाईवे पर पलट गई और पिकअप सवार एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 की घटना है ये। इटावा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें 11 लोग घायल हो गए। मारपीट में लाठी डंडे चले और जमकर पत्थरबाजी हुई। घास पर दवा डालने को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली के भरथना के कंधेशी पंचायत का मामला। ग्रेटर नोएडा में फर्जी किसान बनकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया। रजिस्ट्री करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फर्जी किसान बनकर बेची गई थी करोड़ों की जमीन। शातिरों ने इस मामले में 9 लोगों को करोड़ों की जमीन बेची है। फर्जी पैन, फर्जी गवाह खड़ा करके रजिस्ट्री करवाई गई। असल किसान के नाम का ही खाता खोल दिया गया था। 10-10 लाख रुपए की रकम देकर फर्जी दस्तावेजों को बनवा लिया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कीमती जमीन बेची गई। रघुपुरा पुलिस ने अब फर्जी किसानों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पैन, फर्जी गवाह खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली गई और असल किसान के नाम का ही खाता भी खोल लिया गया। बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें 10-10 लाख रुपए देकर फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए। फिलहाल अब पुलिस ने इस पूरे मामले का अनावरण कर दिया। फर्जी किसानों को भी गिरफ्तार किया। फर्जी किसान बनकर जमीन को लूटने का मामला सामने आया है। रजिस्ट्री करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। फर्जी किसान बनकर करोड़ों रुपए की जमीन बेची जाती थी। फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए और 9 लोगों को ये करोड़ों की जमीन बेची गई। असली किसान के नाम का ही अकाउंट खोल दिया गया और इसके साथ साथ 10-10 लाख रुपए देकर फर्जी दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लिए गए। दानिश हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। दानिश, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज बना लिए गए, फर्जी किसान भी बन गए, फर्जी, लेकिन जो अकाउंट था वो असली किसान के नाम से ही खुला रहा। क्या है पूरा मामला? तो बिल्कुल देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चूंकि जमीनें बहुत ज्यादा महंगी हैं, लिहाजा लगातार जो ठग हैं या फिर ये कहें कि माफिया हैं, वो जमीनों की खरीद फरोख्त गलत तरीके से करते हैं। यहाँ पर भी देखने को मिला कि रघुपुरा थाना क्षेत्र में एक जमीन जो बेशकीमती थी उसको बाकायदा जो खाता धारक यानी जो असली किसान था उसके ही नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए गए, उसके ही नाम से एक अकाउंट खुलाया गया और 9 लोगों को फर्जी तरीके से वो रजिस्ट्रियां कर दी गई। लेकिन उससे पहले जैसे रजिस्ट्रियां हुई उसके बाद जो मालिक था उसको जब उसकी बात की खबर लगी, पुलिस से शिकायत करी गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, तब जाकर इन लोगों का सारा भांडा फूटा। 10-10 लाख रुपए दे के बाकायदा फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे जिसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जितनी भी चीजें होती हैं 10-10 लाख रुपए देकर बनाए गए तो करोड़ों रुपए की जमीन बेची गई। फिलहाल अभी 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कह रही है कि उसको भी इंश्योर किया जाएगा और जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। शुक्रिया आपका दानिश जानकारी देने के लिए। तो फर्जी किसान बनकर करोड़ों रुपए की जमीन बेचने का मामला सामने आया और अब गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। देवरिया से अगली खबर है। मुर्दा व्यक्ति भी वर्षों से मनरेगा मजदूरी ले रहा है। बाहर काम करने वाले लोगों का भी जॉब कार्ड बना हुआ है। बाहर रहने के बावजूद भी उनको मनरेगा की मजदूरी मिल रही है। जब मामला उजागर हुआ तब हड़कंप मच गया। सीडीओ ने जिम्मेदारी से रिकवरी करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बैतालपुर के विकासखंड की लखनचंद गांव का ये मामला है। कर रहे हैं लोग प्रधान जी के हिसाब से। और एक में वीडियो बैतालपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि मनरेगा में लखनचंद में जो मास्टर रोल पे वर्कर्स थे उसमें 2 लोग बाहर के थे, एक दिव्यांग भी था और एक मृतक है। तो उसमें कार्रवाई के आदेश, रिकवरी के साथ साथ कार्रवाई के भी आदेश किए कि संबंधित के अगेंस्ट हम एक्शन भी लेंगे। ये मृतक अभी जो है इनका जौहर नाम है। ये लगभग इनका मृत्यु 1 साल पहले हो चुका था और बाकी लोग इसे राम लखन इसे कुछ मैंने नाम दिया है। वो लोग बाहर रह रहे हैं और उसमें एक ऐसा भी नाम है जो 6 महीना से पैरालाइज होकर पड़े हुए हैं बेड पे। के नाम से रोज का रोज अटेंडेंस लग रहा है मनरेगा में जी। उनके घर जाने पे पता करने पे ये पता चल रहा है कि उनको 1 रुपये दिया भी नहीं जा रहा है।
कानपुर में खाकी की आड़ में गुंडागर्दी की एक शर्मनाक करतूत देखने को मिली। एक दारोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ एक व्यापारी को अगवा किया बल्कि खुद को एमपी क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर जबरन 3 लाख रुपए भी वसूले। पूरे मामले की जब जांच हुई तो एसीपी पनकी को ये जांच सौंपी गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में किदवई नगर चौकी प्रभारी प्रवास शर्मा को दोषी पाया गया है। व्यापारी को होटल में रात भर पीटा गया और फिर धमकाकर पैसे ऐंठ लिए गए। अब ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के संकेत भी दे दिए हैं। दुकान पर खाना खा रहे थे और 2 व्यक्ति आए पहले, वो बोले भैया सिगरेट मिल जाएगी। हमने कहा भैया सिगरेट नहीं है, सिगरेट खत्म हो गई है। तो उसी के आधे घंटे बाद 5 व्यक्ति आए, बोले मैं साइबर क्राइम एमपी मध्य प्रदेश पुलिस। तुम्हारे बच्चों ने कहा भैया क्या बात है, कैसे आप आए हो, क्या गुनाह किया हमारे पति ने। तो उन्होंने नहीं माना, जबरदस्ती हमको घसीट के ले गए। तो उन्होंने भी बच्चों को मारा और धक्का दे दिया। धक्का देने में बीबी गिर गई। उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठाला। गाड़ी में बैठाने के बाद में तुरंत हमको लेके आए किधनों से और नवस्था होके लाए। किदवई नगर चौकी के बगल में कोई एक होटल था सर, हमको पता नहीं, वहीं से होटल में रखा है। और दारू पी के बियर पी के हमको रात भर मार रहे थे। मारने के बाद में सुबह 11 बजे बोले सर तक तो 5 लाख रुपए मंगवा, तेरे को ऐसे छोड़ दूंगा। इसकी जांच हम लोगों ने एसीपी पनकी को दी थी। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मेरे सामने आई, परंतु अभी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये घटना सत्य है और इसमें पैसे भी लिए गए हैं और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज का नाम आ रहा है। तो जैसी रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं इसको खुलासा कर दूंगा और इसमें हम लोग बड़ी तगड़ी कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें इनका सस्पेंशन भी होगा अगर, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा। उनके जो सहयोगी हैं अभी उनके नाम एसीपी साहब पता नहीं कर पाए हैं, उसके लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाए जा रहे हैं फ़ोटो कई लोगों के। तो जैसे वो कंफर्म हो जाएगा आपको हम अपडेट कर देंगे। और आपको इसी बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं राजस्थान के चूरू से, जहां पर सेना का विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर राजस्थान के चूरू से सेना के विमान की क्रैश होने की खबर है। अभी और जानकारियों का इंतजार रहेगा। विमान हादसा हुआ है, फिलहाल आपको ये बता रहे हैं चूरू में सेना का विमान क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल और अपडेट्स का भी इंतजार है। राजस्थान के चूरू में सेना का जो विमान है वो क्रैश होने की खबर है। बड़ी जानकारी है राजस्थान में। अभी अहमदाबाद में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ उसको लोग भूले भी नहीं थे। तमाम विमान से जुड़ी ऐसी खबरें सामने और राजस्थान से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना का जो विमान था वो क्रैश हुआ है चूरू में। फाइटर जेट क्रैश होने की सूचना सामने आ रही है। चूरू की गांव में मलबा बिखरा है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी भी चीज की पुष्टि नहीं की। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। रतनगढ़ के में फाइटर जेट क्रैश होने की सूचना मिल रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा बिखरा पड़ा है। बताया जा रहा है कि अभी तक ये घटना पुलिस ने कंफर्म नहीं की है। राजस्थान के चूरू में सेना का विमान क्रैश होने की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है ये राजस्थान के चूरू से। अहमदाबाद में इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, कई लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई। उस हादसे को लोग भूल भी नहीं पाए थे। और देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं एविएशन कंपनीज पर। राजस्थान के चूरू में सेना के विमान की क्रैश होने की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट था जो क्रैश हुआ है। फिलहाल अभी और अपडेट्स का इंतजार है, इस मामले में और जानकारियों का इंतजार है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा भी बिखरा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल घटना की पुष्टि अभी तक नहीं की है। राजस्थान के चूरू से ये तस्वीर है, सेना का विमान क्रैश हुआ है। हेलो उमर बोला बे वो बचनारे माता बर गांव में बढ़िया वो बचनारे रहना है। हेलो उमर बोला बे वो बचनारे माता बर
गाँव में बढ़िया वो पसीनारे चले। हेलो उमर बोला बे वो पसीनारे मत बरे गाँव में बढ़िया वो पसीनारे चले। दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि राजस्थान चूरू के भावनुदा गांव में एक प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी खबर के स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस की तमाम टीम वहां पे पहुंची। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस चीज की नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद यहाँ पे हड़कंप जैसा माहौल बन गया और ये कहा जा रहा है कि 2 लोग उसमें फंसे हो सकते हैं। हालांकि एक लोगों को उसमें से निकाला भी गया है, लेकिन और भी एक लोगों को उसमें फंसने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्लेन कह सकते हैं जो फाइटर जेट की बात की जा रही है कि वो क्रैश हुआ है, इससे पहले भी ये कंफर्म हो चुका है कि सेना का विमान है या फिर यात्री विमान था या सेना का कोई विमान है? दीपक, बिल्कुल, अभी फिलहाल में इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर वो विमान सेना का है या फिर किसका है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे क्रैश हुआ है, क्रैश होने के बाद जिस तरह से वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वहाँ पे पहुंची हुई है। हमें पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान जारी किया जाता है कि वो विमान जो है वो सेना का था या फिर किसका विमान था, इस पे अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। कितने लोग सवार, इसको लेकर कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट सामने आया हो? कि 2 लोगों की आशंका जताई जा रही है कि 2 लोग उसमें सवार थे, जिसमें से एक लोगों को बाहर निकाला गया है, एक लोग और भी उसमें फंसे हुए हैं। तो ये आशंकाएं जताई जा रही है लगातार। लेकिन जब वहां से मलबा हटाने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है और साथ ही मलबा हटाने के साथ साथ जो तमाम जो राहत बचाव के जो। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के चूरू में सेना के विमान के क्रैश होने की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, जल संरक्षण और नदियों के पुनरुद्धार के लिए लगातार कार्य कर रही है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 के विशेष अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी की प्रमुख 14 नदियों के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर की परिधि में पौधारोपण करवा रही है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कारगर साबित हो रहा है। अभियोजन ने प्रभावी पैरवी से 1 जुलाई 2023 से लेकर 15 जून 2025 तक की अवधि तक 97,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सूक्ष्म उद्यम सखी योजना की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम सखी बनाने की पहल करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत ग्रामीण आजीविका मिशन 6.5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्यम शुरू करेगा। महिलाओं को उद्यम की स्थापना, संचालन से लेकर उत्पाद की बिक्री तक उन्हें ट्रेन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कवायदें भी रंग ला रही हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाकर यूपी को एक नई सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हर जिले में आयुष वेलनेस सेंटर खोलने का मन बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का मकसद है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार और किसानों की आय को बढ़ाना। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये किसानों के लिए भी मददगार साबित होगा। यूपी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना कारगर साबित हो रही है।
जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक 3,02,369 युवाओं ने आवेदन किए हैं, जिसके सापेक्ष 58,549 युवाओं को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य 10 लाख युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 10 सालों में 10 लाख युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी लखनऊ में निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। सम्मेलन में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। दिव्यांगजनों के बीच सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 16,000 से ज्यादा लाभार्थियों को कृत्रिम और सहायक उपकरण वितरित करेगी। इस अभियान के तहत हर जिले को कम से कम 10 मोटर चलित ट्राईसाइकिल वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। उपविधि को मंजूरी मिलने पर चौड़ी सड़क किनारे भवनों में दुकानें खोली जा सकेंगी और कम जगह में ज्यादा निर्माण भी किया जा सकेगा। उपविधि के तहत 10 लाख की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे के घरों में दुकानें भी बनाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी युवाओं के लिए ओ लेवल और सीसीसी जैसे प्रशिक्षणों के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट पास और कम आय वाले परिवार के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके। गोवर्धन परिक्रमा और गुरु पूर्णिमा मेला में आए तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि ट्रेन के पायदान पर बैठ या दरवाजे पर लटक कर यात्रा न करें। चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। बिना उचित कारण ट्रेन की चेन पुलिंग न करें। उचित टिकट लेकर निर्धारित कोच में यात्रा करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। उत्तर मध्य रेलवे। Launching the Nest Studio Apartments at Ace Verde, Yamuna Expressway. अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। सर्वोकॉन सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और ऑनलाइन यूपीएस। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। एमवी
MV Group of Institutions. संस्कार, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अनुभवी शिक्षक और विशेषज्ञ, अत्याधुनिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, संगीत शिक्षा, डांसिंग क्लास, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर किड्स, कौशल विकास, नर्सिंग क्लास, अत्याधुनिक लाइब्रेरी। विश्वास के साथ भरोसे का नाम है MV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। प्रयागराज में मौजूद MV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देश के विख्यात शिक्षण संस्थानों में से एक है। MV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक वटवृक्ष की तरह मैंने तैयार किया, जिसके अंतर्गत लगभग 25 शाखाएं हैं। हमारे इस ग्रुप से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, PCSJ और तमाम अध्यापक यहाँ से अच्छे विद्वान लोग निकल करके गए हैं। मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज सुलेमसराय प्रयागराज से एक IAS जो साधना दिवाकर अभी बनी है, वो मेरे ही कॉलेज से उनका 12वीं तक की शिक्षा हुई है। नर्सरी से आप लाइए, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड इंटर तक पढ़ाएं, उसके पश्चात LLB कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, D फार्मा, B फार्मा कर लें, ANM, JNM कर लें, BSc नर्सिंग भी है हमारे पास। इसके अतिरिक्त ITI है, DLED है, BBA, BCA और लॉ का दो कॉलेज हमारे पास है। CBSE बोर्ड हमारा 6 कॉलेज है, UP बोर्ड 2 कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है हमारा। हमारे यहाँ कौशल विकास योजना DDU GKY के अंतर्गत 4 महीना की ट्रेनिंग होती है। बच्चों को घर तक आने और जाने की पूरी सुविधा देते हैं। MV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मकसद है स्टूडेंट्स की बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्हें हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ होलिस्टिक एजुकेशन प्रदान करना। अब पलक झपकते ही होगी डाउनलोडिंग कंप्लीट, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में है सिक्का ब्रॉडबैंड का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट। मात्र 499 रुपए पर मंथ में 100 Mbps अनलिमिटेड डेटा की स्पीड और फ्री अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स। आज ही बुक करें अपना सिक्का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। विजिट sikkanet.com। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। नूरामंड क्रीम और नूरामंड तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामंड दर्द निवारक क्रीम और तेल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर अप टू 50 MVA।
श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, आज उस अभियान के क्रम में मुझे प्रभु श्री राम की इस पावन धरा अयोध्या धाम में एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों और शासकीय कार्मिकों का मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रातः काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतों का, बादल फटने का, ये सभी आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना केवल हमें ही नहीं पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कल अमेरिका की एक न्यूज को सुन रहा था। उनके टेक्सास सिटी में
सैकड़ों बच्चे एक कैंप में गए थे। अचानक उस नदी पे पानी आया और उनकी कारें बह गईं। सैकड़ों बच्चे अभी तक गायब हैं। यह अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की उस दुरभिसंधि का परिणाम है जो हमने पर्यावरण की कीमत पर किया है। ऐसा नहीं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा न की जा सकती हो। आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वह क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़, और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है वे भी इस बात को बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है
किससे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के जिन किसानों ने 5 वर्ष पहले अपने खेत में पेड़ लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने वन विभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उसके साथ जोड़ा और परिणाम क्या है, कार्बन फाइनेंसिंग क्रेडिट के माध्यम से उन्हें $6 प्रति पेड़ के हिसाब से धनराशि मिलनी प्रारंभ हो गई। 5 साल तक ये पैसा मिलेगा उन परिवारों को, उन किसानों को। यानी एक पेड़ जिसने लगाया होगा 5 साल तक अगर वो लगातार बढ़ा है, गत वर्ष हम लोगों ने 25,000 से अधिक किसानों को एक धनराशि उपलब्ध करवाई थी और इस बार 7 कमिश्नरी के भी हम लगभग इससे ज्यादा किसानों को 42 लाख रुपए का वितरण करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा लगाए गए पेड़ अगर 5 वर्ष तक जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उस आधार पर कार्बन क्रेडिट के लिए उसे वैश्विक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। यानी आपने न केवल अपने खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम होने जा रहा है, जिन्होंने कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत अपने खेत में पेड़ लगाए थे। पेड़ लगातार 5 वर्ष तक उसकी मॉनिटरिंग की गई, वह लगातार बढ़ा है, आज उसका कार्बन क्रेडिट का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि वह इस धरती को प्रदूषण से मुक्त करने में कुछ योगदान दे रहा है। जो कार्बन उत्सर्जन है उसका अवशोषक बन रहा है और उसका अवशोषक बन करके जहरीली गैसों के माध्यम से जीव जंतु दोनों की रक्षा करने में सहायक हो रहा है। बंधुओं, आप सब इस बात को जानते हैं कि पेड़ की पूजा तो हमारे यहां प्राचीन काल से होती थी। हमने अलग अलग पेड़ों के में अलग अलग देवी देवताओं का वास माना है। अलग अलग पेड़ों में किसी में शंकर का, किसी में विष्णु का, किसी में देवी का, किसी में लक्ष्मी का, किसी में सरस्वती का, किसी में मां दुर्गा का, किसी में गणपति का। हमारे यहां हरशंकरी वाटिका भी लगती है, नवग्रह वाटिका भी लगती है। यानी हर प्रकार की वाटिका को लगाने का कार्यक्रम भी प्राचीन काल से रही है और प्राचीन काल से ही इसके संरक्षण के प्रति हमें एक नई प्रेरणा प्रदान होती रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब अयोध्या धाम में ये पूरा क्षेत्र आप देखते रहे होंगे, कभी वीरान था, आज नई अयोध्या यहां पर बसने जा रही, एक नए स्वरूप में बसने जा रही है। देश और दुनिया के लोग अयोध्या में बसने के लिए आ रहे हैं। सरयू मैया के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं, धरती माता के प्रति भी कर रहे हैं, और वन विभाग के द्वारा रामायण काल के वृक्षों को फिर से स्थापित करके भगवान राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है, जब हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, अभी 12 बज रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है अब तक लगभग 16 करोड़ पौधारोपण प्रदेश में हो चुका है। यानी सुबह 7 बजे से लेकर के 5 घंटे के अंदर मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 16 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हो चुके हैं। सायंकाल 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा
और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। एक एक पेड़ हम के लिए, हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा, प्रदूषण से, विषैले उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। कार्बन उत्सर्जन ये जितना अधिक होगा, याद करना, पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होगा। लोगों को श्वास की बीमारी होगी, श्वास की बीमारी होगी तो लंग्स खराब होंगे, और लंग्स खराब होंगे तो याद करना, इसके परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, यह मां की कृपा और मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपनी स्वयं की मां के प्रति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। याद करिए, जब मोदी जी ने नगरीय क्षेत्रों में हेलोजन लाइट उतरवा करके एलईडी लाइट लगवाने का काम किया, यह भी कार्बन उत्सर्जन को रोकने का एक अभियान था। जब चूल्हा और कोयले को और केरोसिन को हटा करके हर गरीब परिवार को, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को एक एक एलपीजी का कनेक्शन दिया, फ्री में दिया, और प्रदेश सरकार साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाती है, तो यह भी कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान का हिस्सा था। याद करिए, जब हम लोग प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करते हैं, तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन भी पर्यावरण को बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के क्रम में गत वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम फिर से विराजमान हुए हैं। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और आज उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम में महावृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को, इस महावृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहीं पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, और मेरी उनसे अपील होगी कि अभी तो वे इस मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, लेकिन यहां के बाद वे तत्काल अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के और उस अभियान का हिस्सा बने जहां पर उनके द्वारा भी पेड़ के वृक्षारोपण के कार्यक्रम की न केवल उसको नेतृत्व दिया जाए, बल्कि उस कार्यक्रम का हिस्सा भी वे बने। व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एक पेड़ को लगाने और उसको बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बनना। मैं प्रदेश भर के उन सभी संस्थाओं का, सभी संगठनों का, सभी उन शासकीय कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस अभियान का हिस्सा बनकर के मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं प्रातःकाल 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। मुझे कहा जा रहा था बारिश हो रही है, थोड़ा रुक करके। अरे हमने कहा जब अयोध्या वासी आ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूंगा, तो मैं तो अयोध्या के साथ, हमेशा अयोध्या के विकास के लिए। अयोध्या अगर 10 कदम चलती है, अयोध्या वासी 10 कदम चलते हैं, तो हम लोग अयोध्या के विकास के लिए 100 कदम चलने को तैयार हैं। और ये अयोध्या को एक नई अयोध्या, त्रेताकालीन अयोध्या के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। आपने यहां पे देखा होगा, यहां पे कितना बड़ा
सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये ग्रीन एनर्जी, यह भी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या धाम को बनाने के लिए, सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये कर्मिक विकास का, अयोध्या की सड़कें, जो भी आता है अयोध्या पे मोहित होता है। इतनी चौड़ी सड़कें, अयोध्या के घाटों को देखता है, इतने सुंदर घाट। राम जी की पेड़ी को देखता है, जिसने 7 साल पहले देखा होगा तो वहीं पे सरयू जी का पानी आता था, वहीं सड़ता था, वहीं बदबू करता था, और आज एक ओर से आया, दूसरी तरफ से निकल गया। यह होता है विकास। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप याद करिए, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो बारिश में हम आ ही नहीं पाते। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यहां पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके बीच में मैं आ पाया हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, धरती माता के प्रति, अपनी स्वयं की मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। एक पेड़ मां के नाम, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने और धरती माता को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर तमाम अन्य संगठनों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिसमें अयोध्या में वैदिक वन में मियावाकी पद्धति से 15,000 पौधों के रोपण हेतु एक प्रमाण पत्र भी वितरण होना है। इसमें श्रीमती अनीता यादव, ग्राम प्रधान असरेवा बीकापुर की हैं, श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान रायपट्टी अमीनागंज की हैं। इनको 14,760 पौधारोपण के लिए भी एक मियावाकी पद्धति से वहां पर वैदिक वन के लिए इन्हें भी एक प्रमाण पत्र यहां पे वितरण होना है। श्रीमती शैलजा पांडे, ग्राम प्रधान पंडितपुर सुहावल में, यहां पे जो हमारी पवित्र तिलोद की गंगा है उसके पुनरुद्धार का कार्य मनरेगा के अंतर्गत करने के लिए मैं अभिनंदन करूंगा इन सब का कि इन्होंने नदी पुनरुद्धार का काम यहां पर किया है। और यह कार्य इसमें मनरेगा के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती शांति देवी, ग्राम प्रधान अर्धर सुहावल, ये भी तिलोद की गंगा को पुनरुद्धार करने के माध्यम से प्रमाण पत्र इन्हें वितरित होना है। श्री राकेश कुमार, ग्राम प्रधान हैं गौरा ब्रह्मांड, ये भी सुहावल के हैं, ये भी तिलोद की गंगा के पुनरुद्धार के लिए ये भी प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती ममता पाल, ये किसान हैं, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें चेक वितरित होना है। श्री शिव कुमार, ये भी अन्नदाता किसान हैं, ये सर्कल, ये मेरठ के रहने वाले हैं, इन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से इन्हें भी एक चेक वितरित होना है। रमन सिंह, ये किसान हैं सहारनपुर के, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें भी चेक वितरित होना है। कुमारी आराध्या वर्मा, ये कक्षा 11 की छात्रा है और फलदार पौधे का वितरण उन्हें होना है। कुमारी वर्णिका, ये भी कक्षा 11 की छात्रा है, इन्हें भी एक फलदार पौधा उपलब्ध होना है। तेजस्वी वर्मा, इन्हें भी एक फलदार वृक्ष यहां पर उपलब्ध होना है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, वन विभाग ने पर्याप्त मात्रा में पौध रखी है, आप भी एक पौध लेकर के अपने घर में जरूर लगाएं। धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण,
सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, आज उस अभियान के क्रम में मुझे प्रभु श्री राम की इस पावन धरा अयोध्या धाम में एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों और शासकीय कार्मिकों का मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रातः काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन कहलाता है, करता है, तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली, गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण। रुड़की में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, सिर में कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या, झोझा और कुरैशी गुटों के बीच मारपीट। धारचूला के दारमा वैली के तीजम में फटा बादल, तीजम वतन को जोड़ने वाला पुल बहा, तीजम इलाके में भी भारी अफरा तफरी। मसूरी में टला बड़ा हादसा, टिहरी बस स्टैंड के पास गिरा एक पेड़, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें पहाड़ से। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते देहरादून की खबर से, जहां 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें देश भर से करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा को सुचारू, सुरक्षित, संयमित बनाने को लेकर खुद मुख्यमंत्री धामी जुटे हुए हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक की, दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कांवड़ मार्गों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए।
साथ ही साथ नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के अलग जिलों में प्रशासन के साथ अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री धामी ने एक बैठक की और इस बीच तमाम तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया है, क्योंकि हरिद्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री है वो पहुंचते हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के नियम हैं, कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं, नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है, तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें। और देहरादून से अगली खबर है, यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री को जिस जिप्सी वाहन से सैर कराई गई उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामला उजागर होने के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया। प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने मामले की जांच मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन मिश्रा को सौंप दी। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठा दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। बढ़ते आगे, मुस्लिम समाज के दो पक्षों के बीच रुड़की में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। इसमें झोझा और कुरैशी गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। सिर में कुल्हाड़ी मारकर मोहर्रम नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। इस हिंसा में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रुड़की के 84 के जबरदस्तपुर गांव की ये वारदात थी, जहां पर खूनी खेल खेला गया है। सिर में कुल्हाड़ी मारकर एक मोहर्रम नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। हिंसा में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिशान हमारे साथ मौजूद है। जिशान, किस बात को लेकर विवाद हुआ और इतनी बड़ी घटना घटित हुई? दरअसल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला रुड़की कोतवाली इलाके के 84 जबरदस्तपुर का है, जहाँ पर देर रात जो पक्ष है उन लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से खूब धारदार हथियार और लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक के सिर में कुल्हाड़ी लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर अवस्था के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ आधा दर्जन से अधिक लोग घायल है, जिनका उपचार चला रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए जिशान। हरिद्वार के रावली महमूद में अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पर कलयुगी बेटों ने ही पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी। शव को बेटों ने ठिकाने लगाने की कोशिश की। हरिद्वार के सिडकुल में हत्या की घटना घटित हुई है। घरेलू विवाद था, जिसके चलते बेटों ने ही हत्या कर दी। रावली का ये मामला है। कलयुगी बेटों ने अपने ही पिता को पीट कर मौत की घाट उतार दी। हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई है बेटों के द्वारा। हरिद्वार के सिडकुल में हत्या की घटना घटित हुई है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। ये मामला सिडकुल थाने में हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त सचिन और शिवम, उन्होंने उनके पिता की अशोक, जिनका नाम है 45 साल उम्र, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी है। पीट कर उनके द्वारा हत्या कर दी गई है। और ये सब बिजनौर से आए थे, यहाँ पे सिडकुल थाने में काम करने के से आए थे, लेकिन इन दोनों द्वारा अपने पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस संबंध में तहरीर मिलने पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही जारी है और सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संजय पुंडीर जुड़ गए इस खबर पर। ये पूरा घटनाक्रम क्या है संजय, आपसे जानना चाहेंगे? पिता की हत्या कर देखिए, हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र का मामला है, जहां 2 बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो साक्ष्य थे उनको मिटाने के लिए तो उन्होंने कई प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मकान मालिक को इस बात की भनक लगी तो उसने कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस को बता दिया। और पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक दृष्टि जिस तरह से देखा गया है कि कुछ कहासुनी चल रही थी और उसके बाद दोनों बेटों ने कहीं ना कहीं खौफनाक कदम उठाया है और पुलिस अभी इन दोनों बेटों की तलाश में है और पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? प्रॉपर्टी को लेकर या कोई और वजह बताई जा रही है?
कई दिनों पहले से लगातार जो उनके मकान मालिक है, यानी जहां पर वो किराए पर रहते थे, उनका यही कहना था कि किसी न किसी बात को लेकर बाप बेटों की कहासुनी होती थी। लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया कि दोनों बेटों ने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत इसको पीटा गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं कि इसके बाद जो साक्ष्य थे, यानी जो सबूत वहां पर थे, वो भी कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास किया है और दोनों बेटों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके बाद अब पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो घरेलू विवाद के चलते बेटों ने ही मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया, अपने बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार दिया। रावली की घटना है। पुलिस अब आरोपी बेटों को ढूंढने की कोशिश कर रही। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपने पिता को अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया ताकि किसी को इस बात का शक ना हो, भनक ना हो। घरेलू विवाद के चलते बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। खबर हरिद्वार से है और ऋषिकेश से अगली खबर सामने आई, जहां पर गंगा नदी में नहाते समय और मां और बेटी बुरी तरह से लापता हो गई। ब्रह्मपुरी आश्रम में रुकी थी मां और बेटी। मध्य प्रदेश से कथा सुनने के लिए आए थे दोनों। एसडीआरएफ अब इनको तलाश रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच दुश्वारियां हैं। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। तलाश में तमाम बाधाएं आ रही है। मनु और गौरी उपाध्याय की तलाश जारी है। गंगा में डूबी मां और बेटी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गंगा का जलस्तर एकाएक बढ़ा है, जिसकी वजह से मुश्किलें और हो सकती हैं। और आलोक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। आलोक, क्या अपडेट है? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश के मनु की रेती क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इस दौरान जो है दो माँ बेटी जो कि मध्य प्रदेश से कथा सुनने ऋषिकेश आए थे, जो गंगा नदी में डुबकी लगाने जब गए तो नदी का बहाव जो है वो काफी तेज था। उस बहाव की चपेट में ये आ गए। दोनों जो है डूबे हुए बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ को जैसे ही सूचना मिली थी तो मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो है कार्य किया जा रहा है। इन दोनों को ढूंढा जा रहा है। राफ्ट जो है लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक तेज बहाव के चलते जो है इनका पता नहीं लग पाया है। अब फिलहाल इन दोनों की तलाश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह की गतिविधियां हैं जो कि बाहर से आकर पर्यटक यहाँ पर करते हैं, क्योंकि इस दौरान नदियों का बहाव भी तेज होता है। मानसून सीजन इस वक्त उत्तराखंड में सुचारू है। लगातार राज्य सरकार भी इस तरह की बात कहती है कि आप सुरक्षित रहें और इस तरह नदियों में प्रवेश ना करें। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आती है, तो ये एक अपील का विषय जरूर है। जी सर, बिल्कुल आलोक, आप जुड़े रहेंगे आगे। तो गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद जो बाहरी प्रदेशों से पर्यटक आ रहे हैं वो अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से जो जान है वो खतरे में पड़ जाती है। खबर मसूरी से है, जहां टिहरी बस स्टैंड के पास सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक हादसा यहां पर टल गया जब एक विशाल बांज का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। हादसे में एक कार और स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी घायल नहीं हुआ है। घटना के समय वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां से स्कूली बच्चे और राहगीर गुजर रहे थे जो कुछ सेकंड पहले ही आगे निकल चुके थे। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, वन विभाग की टीम पहुंची और मशीनों से पेड़ को हटाकर यातायात को सुचारू किया। आपको पता है कि वर्षा काल चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती रहती है, परंतु यहाँ पे कोई जो है किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक सेंट्रो कार और एक स्कूटर जो है पेड़ के नीचे दब गया है, लेकिन फिर भी ये गनीमत की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ पे मैं स्थानीय सभासद और लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वन विभाग को यहाँ पे इस कार्य में सहयोग किया। साथ ही वुडस्टॉक का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा। देहरादून से अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक के मुताबिक 24 घंटों में बारिश अच्छी दर्ज हुई है। देखिए, अभी जो चेतावनी के लिए मैंने जैसे बोला कि आज और कल अगर देखें तो आज हमने जो ऑरेंज वार्निंग है उसमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर को रखा है। इसके साथ जो हैवी है रुद्रप्रयाग, चमोली और जो आपका जो है इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया है, पौड़ी को भी रखा गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी है। और कल भी आप देखेंगे तो जो हैवी रेन है देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल है, बागेश्वर है, इनमें बिल्कुल संभावना है कि कल भी हैवी रेन्स रहेंगी।
और अगली खबर है देहरादून से। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के परिवार से जुड़ी ये खबर है। राजनीति में तीसरी पीढ़ी की एंट्री हो गई। प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पंचायत चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है। अभिषेक सिंह ने विदेश में संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने के बाद उसे छोड़कर जनसेवा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति केवल पद या प्रतिष्ठा का विषय माध्यम नहीं बल्कि सेवा का भी एक जरिया है। मेरा फोकस भी जौनसार बावर में विकास करने का या पूरे ज़िले में विकास करने का, एज अ जिला पंचायत सदस्य जहाँ से बन के आऊँगा उस क्षेत्र का विकास करने का प्राथमिकता रहेगी। और फोकस रहेगा मेरा एजुकेशन, हेल्थ केयर, पलायन कैसे रोकना है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है वहाँ पर, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि एक नई जनरेशन हूँ तो नई सोच के साथ आया हूँ। देहरादून से अगली खबर है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर धामी के हालिया बयान पर सियासत तेज है। सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में जनसंख्या संतुलन को बिगड़ने नहीं देंगे। इस पर प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने और बीजेपी पर तीखा प्रहार भी किया। सुनिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास एक ही चीज़ है और वो है सांप्रदायिकता का। इस खेल को वो बार बार खेलने का प्रयास करते हैं। अब डेमोग्राफी चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अगर चेंज हो रही है तो बताइए कहाँ चेंज हो रही है, और अगर वो चेंज हो रही है तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो देखिए, डेमोग्राफी चेंज करना होने की बात को कहते हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है, वहाँ रहने का अधिकार है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर कोई अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और अगली खबर है देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव टालकर प्रशासनिक शासन थोपने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को शहरी वोटर लिस्ट में शामिल करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। करण माहरा ने बताया कि अगर चुनाव समय पर होते तो स्थिति सामान्य रहती, लेकिन सत्ता की लालच में बीजेपी ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ ही खिलवाड़ किया है। बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये स्थिति लाई है। प्रशासक बैठाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि अगर उस समय इलेक्शन हो जाते तो स्थितियां सामान्य थी और लोग चुनाव लड़ते, कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने इस नियत से कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, निकाय चुनाव में जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं या जिन्होंने कैंटोनमेंट्स पर अपने नाम लिखाए, वो लोग 6 महीने पूरे होने के बाद पंचायत चुनाव में भी वोटिंग कर सके या चुनाव लड़ सके, ताकि बीजेपी को उसका लाभ हो सके। बीजेपी ने अपनी सरकार के दम पे उन लोगों के नाम जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखवाए हैं, उन्हीं वोटर्स के, ताकि उनको अतिरिक्त लाभ हो सके। और उसका नतीजा जो है आज हमारे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में हुई अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न आपदा स्थिति और वहां प्रशासन के द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का अध्ययन करने के लिए जल्द हिमाचल प्रदेश जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को इस कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ये दल हिमाचल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उत्तराखंड में भी बेहतर आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक काम करेगा। खानपुर से विधायक उमेश कुमार की जनसेवा और प्रभावशाली सक्रियता बागेश्वर जिले में भी साफ दिखती है। जिले के ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विधायक उमेश कुमार का रुख कर रहे हैं। विधायक उमेश कुमार भी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और जमीनी फीडबैक भी लेते रहते हैं। जब भी चुनाव होते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे को नोटिस आता है और इनके द्वारा मेरा मानसिक उत्पीड़न किया जाता है बैजनाथ थाने और डंगोली चौकी द्वारा। काफ़ी लंबे समय से इनके द्वारा मेरा मानसिक उत्पीड़न और मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। जबकि जितने गुंडे बदमाश या यहाँ पे शराब तस्कर या अन्य कोई हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होते हैं। और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां कांवड़ मेले के दौरान नशा तस्करों पर टिहरी पुलिस की नजर बनी हुई है। मुनि की रेती क्षेत्र में चल रहे चेकिंग अभियान के तहत नरेंद्रनगर पुलिस ने एक अभियुक्त को 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ मेले में नशीला पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बढ़ते आगे खबर कोटद्वार से। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व सैनिकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जनता से अपील की है कि अब की बार देश की सेवा कर चुके सैनिकों को भी पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाए। समिति ने कहा कि जनता ने सभी दलों को परख लिया है, इसलिए समिति पूर्व सैनिक उम्मीदवारों का खुला समर्थन करेगी। कोटद्वार के आज तिरंगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोटद्वार के आज तिरंगा कम से कम 47 जो है हमारे जिला पंचायत सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं और साथ साथ क्षेत्र पंचायत भी है, प्रधान भी है और बीडीसी मेंबर वो भी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने सभी पार्टियों को देख लिया है और बारी बारी से आपने इनको देखा है और देश देखने के बाद आपको यह अवलोकन करने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं हमें ऐसे पारदर्शी व्यक्तित्व को आगे लाना होगा कि जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सुशासन दे सके और जनता के दुख को। उत्तरकाशी की रामा जिला पंचायत सीट पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी के नामांकन को फिलहाल शाम तक के लिए होल्ड पर रखा गया। प्रेस वार्ता में नेगी ने आरोप लगाया कि उनका नाम जानबूझकर षड्यंत्र के तहत हटाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक उनका नाम वोटर लिस्ट से जोड़ा नहीं गया। आज मैं नामांकन की जांच की आखिरी दिन है और आज ही मेरे को जो है सहायक निर्वाचन अधिकारी पुरुला के द्वारा जो है अपने कार्यालय में 11 बजे उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। ये कैसे संभव है, क्योंकि आज ही स्क्रूटनिंग का डेट है मेरी, वो जो उत्तरकाशी में होनी है और जो है आज ही आप डेट निकाल रहे हो वहाँ पुरुला के लिए कि आप पुरुला में 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे। देखिए खेल है वो, तो हम पहले ही पूर्व में ही न्यायालय की शरण में है। मैं इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में जाऊँ। देहरादून से अगली खबर है। उत्तराखंड की जनसंख्या संरचना में चेंजेस को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का काम किया गया। इस पर नियंत्रण के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कृत संकल्पित हैं और उत्तराखंड राज्य की संस्कृति का संरक्षण का भी हमारी सरकार का संकल्प है और इसलिए किसी भी शर्त में उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी परिवर्तित नहीं होगी। और एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ।